नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। इस्लामिक धर्म प्रचारक की आड़ में जाकिर नाइक किस तरह से बगदादी ब्रिगेड को भारत से आतंकी सप्लाई करने वाले मैनेजर बन गया था, आज खबरदार में हम जाकिर नाइक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। जाकिर नाइक के खिलाफ पिछले 1 साल से तमाम एजेंसियों की जांच चल रही है, जिसमें टेरर फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के घेरे में जाकिर नाइक और उसकी संस्था है। लेकिन 1 साल की जांच के बाद जो पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने तैयार की है, उसमें जाकिर नाइक के आतंकी कनेक्शन बगदादी ब्रिगेड के आतंक से जुड़े दिख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 51 साल का जाकिर नाइक, उसकी पूरी कहानी क्या है। जाकिर नाइक जांच के घेरे में तब आया जब पिछले साल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की जान गई थी। बांग्लादेश के जांच अधिकारियों ने बताया था कि ढाका आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से प्रभावित था। बांग्लादेश ने तुरंत जाकिर नाइक के टीवी चैनल पीस टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस चैनल का प्रसारण दुबई से होता था और इसके जरिए जाकिर नाइक अपना प्रोपेगेंडा करता था। ढाका आतंकी हमले के बाद पिछले साल जुलाई में जब भारत में जाकिर नाइक के खिलाफ जांच शुरू हुई तो वो सऊदी अरब में था। तब से वो भारत वापस नहीं लौटा है। आतंकवादी घटनाओं और गतिविधियों की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ पिछले नवंबर में FIR दर्ज की। इस FIR में जाकिर नाइक और उसकी संस्था पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और धार्मिक समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के गंभीर आरोप लगे। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों पर पुख्ता सबूतों के बीच केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देश में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाकिर नाइक की संस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही। मुंबई में नाइक की संस्था के दफ्तरों को बंद करवाया गया। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी तमाम एजेंसियों और पुलिस जांच को मिलाकर 1 साल की पूरी जांच पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के खिलाफ 115 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, जिसे पिछले महीने 11 मई को आधिकारिक तौर पर दाखिल किया गया। यह 115 पेज की रिपोर्ट आज तक के पास है, जिसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया है कि जाकिर नाइक के कनेक्शन आईसिस से जुड़े दिख रहे हैं। आज तक के पास जो रिपोर्ट है उसकी बड़ी बातें हम आपको पहले बताते हैं। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक जाकिर नाइक और उसकी संस्था ने केरल में जिन युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाया, उनमें 24 युवा आईसिस के आतंकवादी बनाए गए। इन 24 युवाओं का जाकिर नाइक की संस्था से जुड़े लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया। फिर ये आईसिस ज्वाइन करने के लिए केरल से अफगानिस्तान गए। अफगानिस्तान में आईसिस के लिए लड़ने के लिए ये आतंकवादी मुंबई में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर में लगातार आते जाते थे। जाकिर नाइक का सबसे खास आदमी आरशी कुरैशी उन युवाओं के लगातार संपर्क में था जो युवा केरल से अफगानिस्तान जाकर आईसिस के आतंकवादी बन गए। एक तरह से जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री खोल रखी थी और इस धर्म परिवर्तन के बाद युवाओं को आतंकी फैक्ट्री के लिए तैयार किया जाता था। यह बहुत बड़ा खुलासा है। जाकिर नाइक और उसकी संस्था के खिलाफ जांच अभी चल रही है। जाकिर नाइक फरार है, उसका ठिकाना पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज तक के हाथ लगी रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर और धर्म प्रचारक के सफेदपोश चेहरे के पीछे कट्टरपंथ और आतंकवाद का खूनी खेल जाकिर नाइक खेल रहा था और जिसमें उसके कनेक्शन आईसिस से भी जाकर जुड़ रहे हैं। लेकिन इस्लामिक धर्म गुरु के सफेदपोश चेहरे के पीछे धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री का मैनेजर जाकिर नाइक, कैमरे के पीछे आतंकवाद की फैक्ट्री का वो मैनेजर कैसे बना हुआ था, जिसका कनेक्शन इराक और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक उस ISIS से जुड़े दिख रहे हैं, जो ISIS इस वक्त दुनिया में आतंकवाद का सबसे खूंखार चेहरा बना हुआ है। एक 115 पन्नों में जाकिर नाइक के सीक्रेट आतंक की पूरी कहानी। धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री से आतंक की फैक्ट्री तक, मैसेंजर ऑफ टेरर। ये उस रिपोर्ट के पन्ने हैं जिसमें जाकिर नाइक के आतंकवाद वाले सीक्रेट धंधे के ऐसे सबूत दिए गए हैं जो बताते हैं
कि किस तरह से जाकिर नाइक और उसके आदमी इस्लामिक धर्म प्रचारक की आड़ में पहले धर्म परिवर्तन करवाते थे, फिर धर्म परिवर्तन करवाने वाले युवाओं को बाहर ISIS का आतंकी बनाकर भेजा जाता था। जाकिर नाइक की सीक्रेट आतंकी गतिविधियों के बारे में देश की तमाम जांच एजेंसियों की 1 साल की हर जांच का पूरा निचोड़ केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में है, जो रिपोर्ट इस वक्त आज तक के पास है। रिपोर्ट में केरल के क्रिश्चियन युवाओं के बारे में जिक्र किया गया जिन्हें जाकिर नाइक ने इस्लाम कबूल करवाया था। इनमें 20 से 22 साल की उम्र के बेस्टिन विंसेंट फ्रांसिस नाम के युवा का 12 सितंबर 2014 को धर्म परिवर्तन करवाया गया। बेस्टिन को याहिया नाम दिया गया। अगले कुछ महीनों में बेस्टिन के 3 और साथियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसमें बेस्टिन की गर्लफ्रेंड निमिषा भी शामिल थी, जिसे धर्म परिवर्तन के बाद फातिमा नाम दिया गया। जाकिर नाइक का ये खेल सिर्फ धर्म परिवर्तन तक ही नहीं रुकता। गृह मंत्रालय की 115 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब जाकिर नाइक की जांच शुरू की तो ऐसे खुलासे सामने आए जिन खुलासों के तार अफगानिस्तान में ISIS से जुड़ते दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जाकिर नाइक के एक करीबी रिजवान इलियास खान के ठिकानों पर जब छापा मारा तो रिजवान के पास से ऐसे दस्तावेज मिले जो जाकिर नाइक की धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री को असल में आतंक की फैक्ट्री के तौर पर दिखाते हैं। जाकिर नाइक के करीबी रिजवान इलियास के घर से इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के 78 एफिडेविट मिले, जिनमें केरल के बेस्टिन विंसेंट, मेरिन जैकब, निमिषा के भी एफिडेविट थे, जिनका 2014 में इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया गया था। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि यही बेस्टिन विंसेंट, मेरिन जैकब और निमिषा उन 24 युवाओं में शामिल थे जो ISIS में शामिल होने केरल से अफगानिस्तान गए थे। और सबसे अहम बात यह है कि ये सभी ISIS को ज्वाइन करने से पहले जाकिर नाइक की संस्था IRF के मुंबई ऑफिस में लगातार आते जाते थे। आज तक के हाथ लगी गृह मंत्रालय की इस जांच रिपोर्ट से एक बात सीधी तौर पर साफ है कि जाकिर नाइक ने केरल में जिन युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाया वो बाद में ISIS के लिए लड़ने के लिए आतंकवादी बनकर अफगानिस्तान गए, और ये युवा लगातार जाकिर नाइक के करीबी लोगों और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संपर्क में थे। ISIS के आतंकी बनकर अफगानिस्तान गए युवा जाकिर नाइक के करीबी आरशी कुरैशी से मुंबई के डोंगरी में मिलते रहे। गृह मंत्रालय की जांच रिपोर्ट में जाकिर नाइक के 2 करीबी आरशी कुरैशी और रिजवान इलियास खान के रोल का अहम जिक्र है। रिजवान खान ने धर्म परिवर्तन करवाने वाले ISIS के आतंकी बेस्टिन उर्फ याहिया और मेरिन जैकब उर्फ मरियम का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। इसके अलावा ISIS के आतंकी बनकर अफगानिस्तान जाने वाले बेजन विंसेंट उर्फ ईसा और निमिषा उर्फ फातिमा का भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। दस्तावेज बनवाने के लिए रिजवान खान ने खुद को धर्म परिवर्तन करवाने वाली युवा लड़कियों के गार्जियन के तौर पर दिखाया, जबकि जाकिर नाइक के सहयोगी आरची कुरैशी ने इन युवाओं के ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे खेल में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर को युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर लाने, धर्म परिवर्तन करवाने, फिर आतंकी बनाने में इस्तेमाल किया गया। जाकिर नाइक के करीबी आरशी कुरैशी के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में पिछले साल अगस्त में FIR दर्ज की गई थी, जब अब्दुल मजीद नाम के व्यक्ति ने यह आरोप लगाए थे कि उसके बेटे को जाकिर नाइक की संस्था से जुड़े लोगों ने कट्टरपंथी बनाकर गुमराह किया और वो केरल से गायब होकर ISIS का आतंकी बनकर चला गया। जाकिर नाइक और उसके लोगों के ऐसे आतंकवादी गुनाहों की लंबी लिस्ट और एक एक सबूत इस रिपोर्ट में है, जो रिपोर्ट हमारे पास है। सवाल यह है कि जाकिर नाइक के गुनाहों की इस रिपोर्ट के बाद क्या देश के बाहर छुपकर बैठा जाकिर नाइक देश के कानून की पकड़ में आ पाएगा? आज तक के हाथ लगे अहम दस्तावेज से साबित हो जाता है कि जाकिर नाइक के लिए धर्म परिवर्तन तो एक बहाना था। असल में जिहादी फैक्ट्री तो मुंबई के IRF में ही थी। FCRA के 44 लाख अर्शी कुरैशी, जो कि जाकिर नाइक का खास आदमी है, उसे दिए गए सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए, और फिर कई युवकों को उकसाया गया ताकि वो ISIS के लिए जिहाद करें। दिल्ली से कमलजीत सिंधु के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें जाकिर नाइक और उसके करीबी लोगों के बारे में पुख्ता सबूतों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जाकिर नाइक का सहयोगी आरशी कुरैशी उन युवाओं के लगातार संपर्क में था जो केरल से अफगानिस्तान ISIS में शामिल होने गए।
आरशी कुरैशी ने आईसिस के आतंकी बनने वाले इन युवाओं के ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई थी। एनआईए की जांच में पता चला कि आरशी कुरैशी को 2012 से 2016 के बीच जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ से 43,75,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। आरशी कुरैशी को पिछले साल अगस्त में केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर दूसरे युवाओं को भी आतंकी बनाने के आरोप हैं। इनमें केरल के ही अब्दुल मजीद ने अपने बेटे अशफाक मजीद को लेकर आरशी कुरैशी पर कट्टरपंथ की खुराक देकर आतंकी बनाने के आरोप लगाए। अशफाक मजीद भी केरल से गायब हो गया था। बाद में पता चला कि अशफाक मजीद आईसिस का आतंकी बनकर बाहर चला गया है। अब्दुल मजीद का आरोप है कि जाकिर नाइक का खास आदमी आरशी कुरैशी लगातार उसके बेटे से फोन पर बात करता था, जिसके बाद अचानक वो गायब हो गया। जाकिर नाइक के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करने वाली रिपोर्ट में निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के बयान और शिकायत का भी जिक्र है। निजामुद्दीन ने बताया कि आईसिस के लिए काम करने वाले हसीफुद्दीन ने उसे जाकिर नाइक की संस्था की मीटिंग में बुलाया, जहां उसने धर्म परिवर्तन का काम सीखा। रिपोर्ट में जनवरी में राजस्थान से गिरफ्तार हुए अबू अनस नाम के आईसिस से प्रेरित युवा का जिक्र है, जिसे जाकिर नाइक की संस्था से जुड़ी एक संस्था के जरिए 1.5 लाख रुपए मिले। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत तो आ गए हैं, जिनके बारे में हमारे पास पूरी रिपोर्ट भी है। सवाल यह है कि जाकिर नाइक पकड़ में कब आएगा, क्योंकि 1 साल से देश के बाहर छुपे बैठे जाकिर नाइक के सही ठिकाने के बारे में किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर पिछले साल जुलाई को ढाका में हुए आतंकवादी हमले की गहराई से जांच न होती और ये पता न चलता कि ढाका आतंकवादी हमले का एक गुनहगार आतंकवादी इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के भाषणों और कट्टरपंथी बातों की वजह से आतंकवादी बन गया था, तो शायद ये भी न पता चलता कि धर्म के प्रचार की आड़ में जाकिर नाइक, उसकी संस्था और उसके करीबी असल में युवाओं, जहां उसके तार अब आईएसआईएस से जुड़े साफ नजर आ रहे हैं, जिस पर आधिकारिक तौर पर मुहर आज तक के हाथ लगी 115 पेज की रिपोर्ट से लग चुकी है। अब जब जाकिर नाइक और उसके सीक्रेट आतंकी खेल पर सब कुछ साफ है, तो सवाल यह है कि आखिर देश से बाहर बैठा जाकिर नाइक कानून की पकड़ में कब आएगा। लेकिन अभी तो जाकिर नाइक का ठिकाना तक पता नहीं है कि वो आखिर कौन से देश में है। पहले बताया गया कि जाकिर नाइक सऊदी अरब में है और वहां की नागरिकता लेने जा रहा है। इसके बाद पता चला कि जाकिर नाइक मलेशिया में है, जहां उसके पास परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस भी है। अभी 2 हफ्ते पहले जाकिर नाइक के मलेशिया की नागरिकता के लिए अप्लाई करने की रिपोर्ट आई। एनआईए जब से जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने इंटरपोल गई, तब से जाकिर नाइक ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार किसी भी हालत में जाकिर नाइक को किसी भी देश की नागरिकता लेने से रोकने में जुटी है। अब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद जाकिर नाइक के पासपोर्ट को रद्द करने और खास तौर पर मलेशिया बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि धार्मिक समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को बढ़ावा देने, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरा जाकिर नाइक अब किसी तरह से भारत के कानून की गिरफ्त से बचने के जुगाड़ में लगा है। आज तक ब्यूरो। 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। वो 70 साल के हो गए हैं। जाहिर है उम्र का असर सेहत पर दिखने लगा है, थोड़ा बीमार रहते होंगे। पिछले दिनों लालू यादव की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, तो उनके बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपना पुत्र फर्ज इतनी अच्छी तरह निभाया कि बीमार पिता के इलाज की खातिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की पूरी टीम की तैनाती अपने घर पर करवा दी। बीमार लालू प्रसाद यादव की सेहत सुधारने के लिए पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 3 सीनियर डॉक्टर और 2 वार्ड बॉय उनकी सेवा में 9 दिन तक उनके घर पर ड्यूटी देते रहे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लालू यादव के घर पर 9 दिन ड्यूटी देने के बाद डॉक्टरों को दोबारा अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने वाली चिट्ठी लीक हो गई। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव इतने बीमार थे तो उन्हें किसी बड़े अच्छे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवा दिया गया। अपने जन्मदिन पर परिवार के साथ केक काटते और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जन्मदिन की बधाइयां लेते लालू प्रसाद यादव। कौन कह सकता है कि 70वां जन्मदिन मना रहे लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले तक इतने बीमार थे कि सरकारी अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर लालू यादव को भला चंगा करने के लिए उनके सरकारी आवास में ड्यूटी बजा रहे थे। हालांकि लालू यादव कितने बीमार थे, इस पर अब तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। अगर बीमार थे और गंभीर बीमार थे तो उनको एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके और मेदांता में भर्ती कराया जाना चाहिए था, या कम से कम IGIMS का जो ICU है वहाँ भर्ती कराया जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त क्या यही हुआ होगा। तो क्या उसके लिए मामूली बीमारी के लिए
आधे दर्जन डॉक्टरों की 8 दिनों तक तैनाती किया जाना क्या उचित होगा? अब इसे आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप का तेज कह लें या पिता प्रेम कि उन्होंने अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव की सेवा में पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IGIMS के 3 सीनियर डॉक्टरों और 2 वार्ड बॉय को ड्यूटी पर लगा दिया, वो भी अपने बंगले 10 सर्कुलर रोड पर। सबूत ये चिट्ठी है। चिट्ठी IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लेटर हेड पर लिखी हुई है, यानी आधिकारिक है। चिट्ठी 8 जून 2017 को लिखी गई है, जिसमें सबसे नीचे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर है। चिट्ठी पढ़कर पता चलता है कि 31 मई 2017 से IGIMS अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टरों और 2 वार्ड बॉय की ड्यूटी 10 सर्कुलर रोड पटना में लगाई गई थी। यानी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का आवास मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का घर। चिट्ठी में उन डॉक्टरों के नाम भी लिखे हैं जो लालू प्रसाद यादव की सेवा में उनके घर पर 9 दिन तक तैनात रहे। और फरमाइए, डॉक्टर नरेश कुमार, विभाग अध्यक्ष सामान्य औषधि, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अपर चिकित्सा निदेशक, डॉक्टर अमन कुमार, उप चिकित्सा निदेशक और 2 वार्ड बॉय के नाम भी हैं। इन 5 को 9 जून से दोबारा IGIMS अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है। IGIMS अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर PK सिन्हा सफाई दे रहे हैं कि डॉक्टरों की ड्यूटी लालू के घर पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास पर लगाई गई थी और उन्हें नहीं पता कि वहां किसका इलाज किया गया। श्री लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ कोई टीम ऑफ डॉक्टर नहीं भेजा था। चेयरमैन उनके जो पुत्र हैं श्री तेज प्रताप यादव जी, हमारे IGIMS के चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उनके घर पर हमने डॉक्टर को भेजा था कि उनके परिवार के किसी सदस्य कुछ सदस्य बीमार थे, इसके लिए सेवा 24 घंटे नहीं थी। मैंने 31 तारीख को सेवा लगाया तो मालूम जैसे हुआ मुझे खबर आई तो मैंने भेजा उन 3 डॉक्टर को और इलाज के लिए सुबह शाम जाके इलाज करें और उसके बाद जो पेशेंट ठीक हो गया उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं ठीक है अब जाने की जरूरत नहीं, तो मैंने विड्रॉ कर लिया। IGIMS अस्पताल के नियमों के मुताबिक सिर्फ मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के बीमार होने पर ही उनके घर पर डॉक्टरों की तैनाती हो सकती है। किसी भी मंत्री के परिवार के सदस्य के लिए सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की ड्यूटी उनके घर पर नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट PK सिन्हा कह रहे हैं कि लालू यादव गंभीर बीमार रहे होंगे तभी डॉक्टर भेजे गए। हालांकि लालू यादव को कौन सी बीमारी थी इससे वो अनजान। IGIMS अस्पताल के अपने तर्क हैं, लालू यादव एंड फैमिली के तर्क अभी भी जग जाहिर नहीं हुए हैं। हाँ, लेकिन इस खबर से विपक्ष को राजनीतिक ग्लूकोज जरूर मिला है। नए राजा हैं ये लोग कि मेरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री है और पिताजी अगर इतने बीमार थे तो बेटा अस्पताल बाप की चिंता करने के बजाय और दुश्मन मारन जाप करा रहे थे। ये तो मजाक कर रहे हैं। लालू यादव की बीमारी को ठीक करने के लिए IGIMS अस्पताल के सीनियर और काबिल डॉक्टरों की टीम को 9 दिन तक उनके घर पर ड्यूटी करनी पड़ी और अब RJD और JDU के नेता स्वास्थ्य मंत्री के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। माननीय मंत्री का इसमें कहीं भी कोई आदेश में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जो मैंने पढ़ा है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट किस हैसियत से किया, क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की कमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में लालू यादव की सेवा में 3 सीनियर सरकारी डॉक्टर 9 दिन तक तैनात रहे। इसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता, फिर चाहे लालू यादव का बेटा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री ही क्यों न हो। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। कुछ लोगों को लग सकता है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को 9 दिन तक अपने बीमार पिता की सेवा में लगवाकर तेज प्रताप ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है, लेकिन यह भी सच है कि तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री होने का फर्ज निभाने में नाकाम हो गए और उनकी ये नाकामी बिहार के सरकारी अस्पतालों में रोज जग जाहिर हो रही है। बिहार विधानसभा में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक पटना के जिस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 3 सीनियर डॉक्टर 9 दिन तक लालू प्रसाद यादव की सेवा में ड्यूटी देते रहे, उस अस्पताल में 96 के बदले केवल 58 डॉक्टर हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टरों के 574 होने चाहिए, उनकी संख्या इतनी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 298 डॉक्टर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 206 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन हैं सिर्फ 69। कुल मिलाकर हालत यह है कि बिहार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के 1171 पद खाली पड़े हैं। बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी 211 डॉक्टरों की कमी से मरीजों को बेहतर इलाज दे पाने में नाकाम है।
बिहार के सरकारी अस्पताल भले ही डॉक्टरों की कमी से बीमार होते जा रहे हों, लेकिन जिनके पास तेज प्रताप जैसा प्रतापी बेटा हो, उन्हें इससे क्या। सेंट्रल ब्यूरो फॉर हेल्थ इंटेलिजेंस यानी CBHI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति डॉक्टर मरीजों की संख्या के मामले में बिहार सबसे खराब स्थिति में है। बिहार में 3,500 मरीजों के लिए महज 1 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1700 मरीजों पर 1 डॉक्टर का है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 8,789 मरीजों के लिए औसतन सिर्फ 1 बेड उपलब्ध है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,833 मरीजों पर 1 बेड का है। कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर आपको बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा हो, तो बिहार के सरकारी अस्पतालों से हमारी ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये पटना का वही IGIMS अस्पताल है जिसके 3 डॉक्टर 9 दिन तक लालू प्रसाद यादव की सेवा में उनके घर पर ड्यूटी देते रहे। इतना बड़ा अस्पताल है ये पटना का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ऐसे में अगर आप मान भी लीजिए कि अगर एक जो डॉक्टर है वो दिन भर में अगर 50 मरीज भी देखता हो, तो 9 दिन के हिसाब से वो तकरीबन 400 से 500 मरीज को देख सकता था। यानी कि उसको अगर आप 3 डॉक्टरों से अगर आप गुना कर दे तो तकरीबन 1500 मरीज को जो है ये डॉक्टर्स देख सकते थे उस दौरान, जब ये लालू के घर पे ये 24 घंटे मौजूद थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अस्पताल में मरीज डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं, लाइनें लगी हैं। जब लोगों को पता चला कि अस्पताल के डॉक्टर 9 दिन तक अस्पताल न आकर स्वास्थ्य मंत्री के घर पर हाजिरी लगा रहे थे, तो लोगों के पास दुखी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। गलत हकमारी है मतलब जनरल पेशेंट की, और ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरे पापा फादर है और उनका BP का जो समस्या है, जांच के लिए अप्लाई किए हैं, नंबर लगाए हैं, तो नंबर मिला है 7 को। अब बताइए आज मतलब तबीयत खराब है और जांच होगा 7 देरी हो रही है। जिस राज्य के लोगों को अपनों की लाशें मोटरसाइकिल पर ढोनी पड़े, उस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अपने परिवार की सेवा में सरकारी डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दे, तो ये गलत तो है। अब ये देखिए, पूर्णिया के सदर अस्पताल में एक बच्चे के शव को उसके परिवार वाले कंधे पर उठाकर पोस्टमार्टम रूम तक ले जा रहे हैं। बिहार के ज्यादातर अस्पतालों का असली सच यही है। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीज इलाज के इंतजार में कराह रहे हैं। बिहार के अस्पतालों की ये तस्वीरें राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की गवाही देती हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को वक्त मिले तो कभी इन तस्वीरों को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ग्रेनेड हमले, पहले ट्राल इलाके का हमने आपको बताया किस तरीके से CRPF कैंप पर वहां पर हमला हुआ था, और जिसमें 10 जवान जख्मी हुए, कुछ जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। अवंतीपुरा में भी CRPF कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ है। सोपोर में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले की खबर भी आ रही है, और पुलवामा में थाने पर ग्रेनेड हमला हुआ है। दरअसल जिस तरीके से ये तत्व सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में, उसका सीधे तौर पर एक समानांतर आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना ने लगातार किस तरीके से पिछले 5 दिनों में 13 आतंकियों को मार गिराया है। लिहाजा ये छटपटाहट है, LOC के जरिए आतंकवादी घुस नहीं पा रहे हैं, और ये पूरा जो आप पूरी जो गड़बड़ी देख सकते हैं, पूरे जो एक के बाद एक ये झुंझलाहट में, झल्लाहट में, ये एक के बाद एक हमले जो किए हुए हैं, ये आज समूचे दिन का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त भी जिस तरीके से ये खबरें हमारे सामने आ रही हैं, 5 हमले हुए हैं। 5 हमले के बाद घाटी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ट्राल में CRPF कैंप पर हमला हुआ है, CRPF के ही एक दूसरे कैंप पर हमला हुआ है। पुलवामा के अवंतीपुरा में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है, सोपोर में, और पुलवामा में ही एक थाने पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। कुल मिलाकर 5 हमले 4 घंटे के भीतर ये 5 हमले हुए हैं सुरक्षा बलों पर। पूरी घाटी को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया है। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अशरफ वानी,
जी अशरफ, 4 घंटे में बताया जा रहा है ये 5 हमले। बिल्कुल श्वेता, दरअसल इसकी आशंका भी सुरक्षा बलों को कश्मीर में थी, लेकिन इस पैमाने पे नहीं जिस पैमाने पर ये आतंकी हमले अंजाम दिए गए। अगर हम बात करें तो 5:30 बजे शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के एक कैंप पे हथगोले से हमला किया गया, जिसमें 10 जवान घायल हुए। उसके बाद दूसरा ग्रेनेड हमला जो है सीआरपीएफ के ही एक कैंप पे पदगामपोरा अवंतीपोरा में हुआ, जो पुलवामा जिले में ही आता है। उसमें भी 2 जवानों के घायल होने की खबर है। उसके बाद तीसरा जो है हमला पुलिस की एक चौकी पे हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड थी एक रिटायर्ड जज की अनंतनाग में। वहां पर जो है मिलिटेंट एक तो 4 हथियार लेके छीन के ले गए पुलिस कर्मियों से, और 2 पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी जो घायल हैं। और चौथा हमला जो है वो पुलवामा जिले के पुलिस थाने पे हुआ है, जहां पर पहले ग्रेनेड से हमला हुआ और उसके बाद वहां पर फायरिंग हुई। फिलहाल वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और अभी तक वहां से और खबरें नहीं आई हैं। 5वां हमला अगर कहें तो वो सोपोर में हुआ है, जहां पर सेना का 22वां राष्ट्रीय राइफल्स का जो कैंप है उस पर फायरिंग की गई है। धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता कश्मीर से ये जानकारी हमें दे रहे थे कि घाटी में किस तरीके से 4 घंटे में ये 5 हमले हुए हैं। अब पूरी घाटी रेड अलर्ट पर है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।